प्यारे बच्चों, देखिए इससे पहले जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें मैंने आपको प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में बताया था। अब आज मैं आपको संधि और समास के विषय में बता रहा हूँ। अब संधि थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें संधि के भेद हैं और संधि के भेदों के भी भेद हैं, इसलिए इसको थोड़ा बताऊंगा मैं। तो पहले हम संधि के विषय में बात करेंगे। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहती है, यानी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहती है? संधि कहती है। अब विकार क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है ना, उसको विकार कहते हैं। अब यहाँ संधि के भेद हैं। संधि के कितने भेद? 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है? स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से यदि स्वर में विकार उत्पन्न होता है तो वहां क्या है? स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि के भी भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयात संधि। अब दीर्घ संधि में क्या है? इसमें छोटा आ दोनों जब मिलकर के आ बनता है, जैसे छोटी छोटी मिलकर के बड़ी बनती है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है। यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, बड़ा ओ, ये सब बनता है इसमें दीर्घ संधि में, यानी दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर छोटा बड़ा भी हो सकता है तो भी बड़ा बनेगा। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं तो मैंने कुछ उदाहरण दिए। पुरुष प्लस अर्थ, अ और अ पुरुषार्थ हो गया। ई कवि, कवि में ए है तो ए प्लस ई हो गया, कवींद्र हो गया, यानी कवि प्लस इंद्र। लघु प्लस ऊर्मी, लघुर्मी हो गया। एच। अब गुण संधि में आइए। गुण संधि में क्या है? आ और ई मिलकर के ए बनता है। जैसे नर प्लस ई, नरेश, ए हो गया। आ और ई मिलकर के ए बन गया। आ उ और उ मिलकर के ओ बनता है तो महा प्लस उत्सव, महोत्सव होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से अब वृद्धि संधि में आइए। वृद्धि संधि में भी जैसे इसमें था ना, यहाँ दीर्घ संधि में, वैसे यहाँ पर केवल अंतर इतना है, यहाँ पर जैसे आ के साथ ए आ गया तो ए हो जाएगा। यहाँ पर वही शब्द आ रहे थे, आ और ये वाले वर्ड। ठीक है, इसमें दूसरे स्वर चेंज हो गए, आ और ए मिलकर के ए हो जाएगा, यानी बड़ी ए, बड़ा ओ, बड़ा आ। ठीक है ना? ये आती हैं तो आ और ओ मिलकर के ओ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे एक प्लस एक तो एक हो गया, महा प्लस हो जाए तो माहौज हो गया। तो इस तरीके से क्या है? ये वृद्धि संधि में आती है। हाँ, अब अगला ही जड़ संधि। जड़ संधि में ई और आ मिलकर के यह हो जाता है, उ और आ मिलकर के वह हो जाता है। ठीक है ना? तो ये वर्ड क्या है? ये जड़ संधि के कहलाती है। जैसे यहाँ पर महा प्लस कौन सा ये अति प्लस अधिक है तो अत्यधिक हो गया, ये आ गया ना। ई और आ मिलकर के यह हो गया। सु प्लस अच्छ, तो यहाँ पर उ और व मिल रहा था तो स्वच्छ हो जाएगा। यहाँ सु प्लस अच्छ तो स्वच्छ हो गया, वह बन गया। ठीक है, तो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यही तो विकार है। ठीक है ना? और एक और बात, ये बात आई थी स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है। जैसे आ, ओ और आ दोनों ही स्वर हैं। ठीक है, अब आगे अयाद संधि। अयाद संधि में क्या है? उ और आ मिलकर के वाह बन गया, ये परिवर्तन हो गया। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण, सु प्लस आगत स्वागत हो गया, ए प्लस आ मिलकर के आय हो गया तो ने प्लस अन तो नयन हो गया। तो इस तरीके से ये क्या है? ये स्वर संधि के भेद मैंने बता दिया आपको। अब आगे मैं आपको जो 2 संधियां है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के विषय में बताऊंगा। अब देखिए व्यंजन संधि, जहां व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण अथवा व्यंजन के मेल से व्यंजन विकार उत्पन्न हो, वहां पर क्या है? व्यंजन संधि होता है। अच्छा, पहले तो हम ये जानेंगे स्वर और व्यंजन है क्या। देखिए स्वर आ से लेकर के अ तक, बड़े ओ तक, ये क्या है? स्वर होती हैं। व्यंजन यानी का से लेकर के, ठीक है, ज्ञा तक, ये सब क्या व्यंजन आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर व्यंजन संधि में अब जैसे का प्लस ई, अब इनको जोड़ दे गी, जैसे वाग प्लस वागीस। ठीक है, तो क्या है? ग व्यंजन है। ग, ता और आ, ता क्या व्यंजन है और अ स्वर है। दोनों को मिलते क्या बने? द बन गया। ये जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा, क्या बन गया?
जगदम्बा। ठीक है, तो इस तरीके से व्यंजन संधि आगे चलती है, इसके काफी नियम हैं। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग शब्द के अंत में जैसे दो बिंदी होती है ना, जैसे बड़ी अंग होती है उसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके जो पीछे जो दो पॉइंट लगे होते हैं उनको विसर्ग कहते हैं। अब जैसे विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विसर्ग में विकार हो तो वहां क्या है? विसर्ग संधि होती है। अब विसर्ग से मन प्लस रंजन, मनोरंजन, दो प्लस जन, दुर्जन। ठीक है, नि प्लस चय तो निश्चय। तो इस तरीके से क्या है? ये विसर्ग संधि बनती है। अब आगे हम बात करते हैं समास की। समास क्या है? जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों अथवा अन्य पदों को छोड़ करके आपस में मिल जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है ना। और समास के भी भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? समास के यहाँ 6 भेद हैं। तो सबसे पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ शॉर्ट में कर दिया है कि जैसे कि शोकाकुल यानी शोक से आकुल, यानी से यहाँ विभक्ति है। अब रहा खर्च, रहा के लिए, खर्च के लिए यहाँ विभक्ति है। अब इस तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष करण अपादान संप्रदान और ये संबंध, ये जो विभक्तियां इसमें आती हैं। अब आगे जो समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि जहां जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वो विशेषी होता है। और मैं तत्पुरुष समास में एक चीज बताना भूल गया, इसमें जो पहला पद होता है वो गौड़ होता है और जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है ना। और तो यहाँ पर कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है? विशेषण, जो विशेष की विशेषता बताता है। तो नीला है अंबर। अंबर, अंबर मीन्स कहते हैं कपड़ा। जो नीला है कपड़ा, जैसे तो नीलांबर हो गया। ठीक है ना। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर। तो नीलकंठ, नीला है कंठ, यानी कंठ की विशेषता बतला रहा है, नीला है। ठीक है। तो इस तरीके के जो शब्द आते मिलकर के बनते हैं जहाँ पहला वर्ड विशेषण है तो वो क्या है? कर्मधारय समास में आता है। द्विगु समास में जहाँ पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। तो जहाँ पहला संख्यावाची है वो क्या है? द्विगु समास होता है। पंचवटी, जैसे 5 वटों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, चतुरान जैसे कि और भी है, चवन्नी है, 4 आनों का समाहार। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से हैं, तो ये द्विगु समास में आती हैं। अब द्वंद्व समास में यहाँ दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है और जब इनका समास विग्रह किया जाता है तो और या अथवा ये शब्द आते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये द्वंद्व समास में आते हैं। बहुब्री समास में क्या है? जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे तो वहां बहुब्री समास होता है। जैसे चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं को धारण करने वाले अर्थात श्री विष्णु भगवान। ठीक है। शूलपाणी यानी शूल कहते त्रिशूल को धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव जी। तो इस तरीके से कई उदाहरण हैं। अव्ययीभाव समास में जहां पहला पद क्या है? अव्यय हो, जैसे यथाशक्ति, यथा क्या है? अव्ययी है। ठीक है। तो शक्ति के अनुसार। ठीक है। यथाशक्ति, यथा समय, समय के अनुसार। आजन्म यानी जन्म भर। तो इस तरीके से कई इसके उदाहरण हैं। तो जहां पहला पद अव्यय हो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। तो आज मैंने आपको यानी संधि और समास और उनके भेद के बारे में बताया है। धन्यवाद।